अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो पिछला हफ्ता यानी गुज़िश्ता हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा। एक ही हफ्ते में इस की मालियत में 249 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल 39,000 प्लस रही है और इस वक्त स्टॉक मार्केट जो एक प्रेशर में थी 27,000 से जब उठी थी और एक लंबा अरसा 32, 31 और 33,000 के बीच में कारोबार कर रही थी, अब वो मार्केट 35,000 प्लस है, बल्कि 40,000 के आसपास दोबारा से कारोबार करी और 43, 44,000 से मार्केट गिर के 27,000 पर गई थी। इसके साथ साथ दीगर मामला, हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल में 10 अरब 14 करोड़ डॉलर का कर्जा वापस किया, लेकिन इसके बरक्स जो 2 साल हैं इस गवर्नमेंट के, उसमें 45% कर्ज लिया भी है इस गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि 11,300 अरब रुपए के आसपास का कर्ज बनता है। तहरीक इंसाफ के 2 साल में महंगाई भी रही जिस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक अच्छा पहलू है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट का। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेज़ी से श्रिंक हुआ, 70% से ज़ायद डेफिसिट श्रिंक हुआ है, लेकिन उसकी वजूहत क्या है इस पर भी बात करेंगे। कारोबारी सूरत हाल क्या होने जा रही है, क्या है इस वक्त कोरोना की वबा के बाद। जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जो बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मईशत सुकड़ जाएगी और इस वक्त पाकिस्तान की जो वजारत ख़जाना है उसने भी एक रिपोर्ट मुरतब की जिसके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत जो है वो 0.4% सुकड़ सकती है अगले आने वाले एक आधे साल और मईशत का पूरा टर्म होगा। बजट आ चुका था, बजट के बाद क्या कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के लिए मौजूद है, क्या नहीं है, बिज़नेस कम्युनिटी ने अब क्या उम्मीद और आस लगा रखी है कि गवर्नमेंट बेहतर करे, इस पर भी बात होगी आज। और इसके साथ साथ ज़रा एंटरप्रेन्योरशिप पर भी आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं FPCCI, और हमें थोड़ी देर के बाद गनी उस्मान साहब ज्वाइन कर लेंगे और ज़ियाउद्दीन कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का करम है। मिर्ज़ा साहब, पहले ज़रा कि कोई हम बिज़नेस की बात करें, मैं ज़रा आपसे एक मीटिंग की बात करना चाहूँगा। कुछ मैंने अखबारात देखे, कुछ मुख्तलिफ हवालों से चीज़ें सामने आई। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने एक मीटिंग अरेंज की, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का नारा ये गवर्नमेंट लगा रही थी। तो सर क्या रहा मीटिंग में, क्या वाकई कोई आसानियाँ देने जा रहे हैं बिजनेसमैन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, एक मीटिंग इन्होंने गुज़श्ता 4-5 रोज़ पहले की थी, उसमें हमें भी उन्होंने मदऊ किया था FPCCI को। तो उनकी उस मीटिंग में मैं गया था, तो उनकी सेक्रेटरी थी उसमें और उनके DG थे मुकर्रम साहब, तो ख़ुद चेयरमैन साहब तो नहीं थे। तो मैंने वहाँ पे देखा वो जो मीटिंग थी वो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नया सिस्टम बनाया है कि ताकि कारोबारी लोगों को सहूलियात दी जाएँ और उनकी मुश्किलात कम करके उनको ऐसा निज़ाम दिया जाए कि फ़ौरी तौर पे उनको उनका कारोबार चल सके और मुश्किलात जो हर्डल्स वगैरह निकाल दी जाएँ। वो उस सिलसिले में मैंने देखा, तो उन्होंने वहाँ पे एक मीटिंग अरेंज की हुई थी, लेकिन मीटिंग में ऐसे देखा कि जो 10 उनके थे स्पीकर, 10 में से 8 स्पीकर तो उनके अपने ज़ाती थे और बाकी जो 2 स्पीकर थे वो भी उन्होंने दाएं बाएं से लिए हुए थे। उनमें से एक स्पीकर जो था हमारा साबका लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट था। इसके अलावा ऑनलाइन उन्होंने 4-5 बंदे लिए, वो सारे वकला साहबान थे। एक आध उन्होंने बाहर मुल्क से कोई लिया हुआ था, लेकिन उसमें मैंने देखा कि कोई बिज़नेस कम्युनिटी का कोई बंदा नहीं था, कोई चैम्बर नहीं था, कोई एसोसिएशन नहीं थी। जब उनकी मीटिंग तकरीबन आधा घंटा उन्होंने अपने माहौल के मुताबिक अपनी ही खुद अपने दोस्तों की तारीफ़ें की कि हमने इतने % से 6% पे आ गए हैं, दुनिया में हम पहले इतने नंबर पे थे, अब इतने पे आ गए। लेकिन वो सारा मैंने देखा ये तो कागजी बातें लग रही हैं। तो फिर मैंने इन्हें मीटिंग के बाद कहा कि आप मुझे अपनी ज़रा जो इन्वाइटीज़ हैं उनकी लिस्ट दिखाएं। वो मैंने लिस्ट देखी तो उसमें तो उन्होंने बहुत से चैम्बर एसोसिएशन लिखी हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा भाई इसमें तो कोई हमारे चैम्बर का या एसोसिएशन का तो कोई बंदा नज़र नहीं आया। ये तो आपने जो पीछे भी चंद एक लोग बैठाए वो भी आपके मुलाजम है। अच्छा, हाँ जी। तो मैंने कहा देखें आप वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं और आपने यहाँ चाय का भी इंतज़ाम किया, उस पर भी पैसे लगे होंगे। तो कितनी अफसोस की बात है कि इमरान खान साहब तो ये चाहते हैं कि तब्दीली आए, लेकिन तब्दीली कैसे आएगी जब हमारी ब्यूरोक्रेसी इन मामलात में ख़ुद ही रुकावटें पैदा करेगी और झूठी शान व शौकत शो करके लोग हुकूमत को गलत वर्गलाने की कोशिश की जाएगी, फिर इस तरह से ये बातें नहीं बनती। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा कोशिश की समझाने की, जी आपको मीटिंग रख रहे हैं हम आपके। मैंने कहा बात है ये जो मीटिंग देखे वकला साहबान थे, वकला साहबान का हमारे बिजनेसमैन लोगों से क्या वास्ता, उनकी 4-5 लोगों की स्पीच थी।
या उनमें स्पीच जो अपने महकमे के बंदे थे पूरे पाकिस्तान से, वो उनकी स्पीच थी। देखें, ये तो स्पीकर होने चाहिए था, सबसे पहले तो FPCCI को रखना चाहिए था, उसकी स्पीच होनी चाहिए थी। फिर कहने लगे जी हमने चैम्बर एसोसिएशन को बुलाया, लेकिन वो आए नहीं। मैंने कहा आए क्यों नहीं? देखिए, आपके यहाँ डिवीजन में तकरीबन ना करते को 24-25 एसोसिएशन और चैम्बर्स हैं, आप उनको मदऊ करते, और हम हर जगह जाते हैं। हमारे बुलाने पे हम FPCCI बुलाते हैं, सारे आते हैं, सारे जब ये कैसे हो सकता है? मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, अभी भी वही हालत है PTI की गवर्नमेंट के, जो तब्दीली का नारा लेके आई थी। मुझे तब्दीली सी नज़र नहीं आती कि जो आगे हुकूमती अदारे हैं वो, मेरा ख्याल है, PTI की हुकूमत के साथ तावन नहीं कर रहे, और उसी की वजह से वो झूठ को सच करने की कोशिश करते हैं, और जिससे कि वो अब कोई ना देखने आता तो उन्होंने तो अपनी ये फिल्म चला देनी थी कि जनाब हमने ये किया, हमने वो किया, हमने, लेकिन ऐसा ठीक है। मैं मिर्जा साहब, हमें दीगर गेस्ट ने भी ज्वाइन किया, मैं ज़रा उनका भी तारुफ करवा दूं। गनी उस्मान साहब, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर दिया है, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन कुरैशी साहब, साबिक नायब सदर हैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया, आप हजरात ने ज्वाइन किया। गनी साहब कैसे हैं? जी गनी उस्मान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर? गनी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? चले, मैं जरा ज़ियाउद्दीन साहब से जब तक। ज़ियाउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक हैं असलाम भाई? सर अल्लाह का शुक्र है। मैंने सोचा आज जरा कराची हैदराबाद की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। कराची में और हैदराबाद में शदीद बारिशें हैं, आज भी बारिश जारी थी हैदराबाद में। सर पहले तो ये बताएं कि क्या सूरत हाल है हैदराबाद भर की, और फिर बिजली का निज़ाम कैसा है, क्या मामलात हैं हैदराबाद में? सर बिजली, बहुत बहुत शुक्रिया असलाम भाई। बिजली का तो सूरत हाल पहले से खराब है। पहले जहाँ 6 घंटे जाती थी, इस वक्त 16 घंटे, 18 घंटे और 3-3 दिन लाइट नहीं है। अब वो इस बारिश के दौरान जो ट्रांसफार्मर्स की खराबियां शुरू हुई हैं, तो एक ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाता है तो तकरीबन 15 दिन के बाद वापस लगता है। हैदराबाद शहर में अगर 100 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो उसमें से 80 खराब हुए हैं, रिपेयर हो रहे हैं, और एस्को वालों की चांदी हो रही है। लोग चंदा करके पैसे जमा कराते हैं और वो फिर उसके बाद 15 दिन के बाद ट्रांसफार्मर लाकर वापस लगाते हैं। अच्छा, इस प्राइवेट जो कंपनी है जो कि बिजली की तकसीम कार कंपनी है, ये चंदा ले रही है वहाँ के लोगों से ताकि ट्रांसफार्मर लगाया जाए? सर इनके लोग ले रहे हैं, एस्को ले रही है, और इतना शोर मचाया है पार्लियामेंट से लेकर हैदराबाद के हर फोरम पर, मगर वो इतने पावरफुल माफिया है जो ये चंदा ले रही है, जो पैसे ले रही है। इनके LS ले रहे हैं, इनके SDO हजरात ले रहे हैं। आज हमारी सुबह मीटिंग थी CEO के साथ, जब आप बात हो रही थी सुबह, तकरीबन 3 घंटे हमारी नए CEO आए मुल्तान से, मैपको से हैदराबाद, उनका भी ट्रांसफर हुआ है। आज उनको जब हमने सारी चीजें बताई तो ये बात सरप्राइज के यार ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हम तो भुगत रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से है। जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो अच्छाई नहीं होगी। तो ये सूरत हाल है, बहुत बुरी हालत में सर, बहुत नुकसान हुआ है बारिशों से लोगों का। एक छोटी सी मैं आपको बता दूं, एक बीज की दुकान है, उसकी कल मुझे कॉल आई थी कि जय भाई मेरा 50 लाख रुपए का बीज डूब गया। उसकी दुकान रोड से 3 फुट ऊंची है और 2 फुट अंदर पानी गया था उसकी दुकान में। तो समझ लें आप, रोड से 5 फीट ऊपर पानी है जो दुकानों के अंदर गया है। ये एक दुकान का मैं बता रहा हूँ, ऐसी हजारों लाखों दुकानें, पूरी जहाँ 700 दुकानों की मार्केट है वो पूरी फुल है, बंद है, दुकानों के अंदर पानी। कपड़े की दुकान है वो 70% 80% कपड़ा खराब हो गया। कोई सुनवाई नहीं है। कराची को पूरा पाकिस्तान सुनता है, CM वहाँ बैठे हैं, गवर्नर वहाँ बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ विजिट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठे हैं। हम तो बिल्कुल कोने में बैठे हैं, कोई हमें नहीं पूछता है। जो हमारे हैदराबाद के अरकान असेंबली है वो कभी कभार आकर पूछताछ कर लेते हैं, अदरवाइज कोई सुनवाई नहीं हमारी सर, सिवाय अल्लाह की। बहुत बुरी हालत है। मैं चाह रहा हूँ इस पे थोड़ी सी और भी बात करूँ। गनी उस्मान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। गनी साहब अस्सलाम वालेकुम। गनी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गनी साहब, मेरी आवाज पहुंची आप तक? हेलो, आ रही आवाज? जी गनी उस्मान साहब, सर एक तो कराची भर की सिचुएशन थोड़ी सी हमें पहले बता दीजिएगा, फिर ये भी बताएं कि स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छा और बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है, अचानक से क्या वजूहत हो गई? क्या करंट अकाउंट डेफिसिट का सुकड़ जाना बहुत बड़ी वजह है? देखिए, इस वक्त आपने देखा कि कराची या पूरे सिंध में बारिशों का खतरनाक सिलसिला चला हुआ है, और बारिशों की वजह से तो काफी नुकसान हुआ है। मगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी आपने देखा होगा कि 20-25 पॉइंट प्लस हुआ है। इसकी मेन वजह यह है कि जो डिस्काउंट रेट थे ना, वो 13% से 7% पे आ गए। इस वजह से लोगों का इक्विटी मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ गया है। और
दूसरा कि कंपनियों के जो रिजल्ट भी आ रहे हैं वो बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, और कोरोना तो खत्म हो गया। अब जून से लेके सितंबर के जो रिजल्ट आएंगे वो भी बेहतर आने की उम्मीद है। मगर नो डाउट के हुकूमत, जो 2 साल हुकूमत के पूरे हुए हैं, आपने देखा हुकूमत ने काफी मुश्किल वक्त निकाला है कि पहले स्टार्ट में आपने देखा कि वो उनके ऊपर जो कर्जे थे वो कर्जे के एडजस्टमेंट में लगे हुए थे। फिर आपने देखा कि अब ये जो आपका जो कंपनियों को अब एक नया प्रॉब्लम आ गया है कि इनका जो गैस का प्रॉब्लम हो गया है, जो गैस के पैसे गवर्नमेंट के निकल रहे हैं, वो तो हम बिजनेसमैन सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको आपस में मिलजुल के आपस में इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट इसको मिलके कोर्ट कचहरी से दूर रह के इसका आपस का कोई सेटलमेंट करना चाहिए, ताकि वो जो लोगों को पुराने जो अमाउंट भरने हैं उनके पास, किस कंपनियों में तो उन्होंने रिजर्व किए हुए हैं, बाकी कंपनियों में रिजर्व नहीं है, तो उनको भी कोई फैसिलिटी दे के, नो डाउट उसमें किस्तें हैं, मगर इसका भी हुकूमत को कोई सेटलमेंट करना होगा। क्योंकि हमारी फेडरेशन की तरफ से हमारे साथी मिर्जा साहब भी आपके साथ बैठे हुए हैं, और हमारी फेडरेशन की तरफ से भी यही रिक्वेस्ट है कि इसका कोई एमिकेबली सेटलमेंट निकलना चाहिए। नो डाउट के अभी हालात, कराची के हालात तो सही नहीं है। कराची में आपने देखा कि कोई सिस्टम नहीं है, और हुकूमत और सिंध हुकूमत और सेंटर हुकूमत आपस में झगड़ रही है। इनको भी एक पेज पे बैठ के ये कराची के मसले मसाइल को हल करना चाहिए, क्योंकि शहरियों को काफी नुकसान हुआ है, और इसी वजह से हुकूमत, दोनों सिंध हुकूमत भी बदलाव हो रही है और सेंटर भी बदलाव हो रही है। तो मेरे ख्याल में अभी एक कमेटी तो बनी है, मगर उस कमेटी को भी जल्दी से स्टेप लेके काम करना चाहिए। और अल्लाह का करम है कि अभी तो 3-3.5 दिन से फिर बारिश नहीं हुई। अल्लाह ना करता ये बारिश होती तो फिर कराची का क्या हाल होता। इस तरह हमारे भाई हैदराबाद वाले भी बैठे हुए, आपने इन्होंने जैसे अभी कहा कि हैदराबाद में जो भी दुकानें हैं, दुकानों के अंदर पानी चला गया है, यहाँ हमारी बड़ी बड़ी मार्केटों में सब में पानी चला गया, लोगों को अरबों का नुकसान हो गया है। मेरे ख्याल में इस वक्त कराची में मेरे अंदाजे का मुताबिक कि 25 से 30 बिलियन का नुकसान हो गया होगा। ये तो बहुत बड़ा एक नुकसान है गनी उस्मान साहब। और दूसरी तरफ मेरा ख्याल है सिर्फ स्टॉक मार्केट ही एक इस तरह से चल रही है कि जिससे बेहतरी आ रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो मसाइल हैं वो दीगर मार्केट्स के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं मिर्ज़ा साहब क्या सर कहते हैं इस तमाम तर सिचुएशन में? देखिए जी, पहले हमारे मुल्क में कोरोना की, दुनिया में थी वबा आई, उसने मईशत को तबाह किया, कारोबार ज़िंदगी बंद हो गया, छोटे ताजर तो बिल्कुल पिस के रह गए, बड़ी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, रोज़गार के ज़राए ख़त्म हो गए। अब वो अल्लाह ताला ने उसने बेहतरी की और वो कोरोना तकरीबन अल्लाह ने किया ख़त्म हुआ। लेकिन अब नया सिलसिला सिफारिशों का शुरू हो गया है। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में रावल डैम का भी उन्होंने स्पिलवे वगैरह खोले हुए थे, दुनिया खड़ी थी, पानी बड़ा स्पीड से, ये पानी भी जिन इलाकों में जाएगा, आगे मैदानी इलाकों में जाएगा, इफेक्ट करेगा। इसी तरीके से जो दरिया हैं, चनाब वगैरह, झेलम वगैरह, उनमें भी तूफ़ानी है, सिंध में भी तूफ़ानी है, इनके भी इफ़ेक्ट होंगे। पंजाब में जाएंगे, जिन इलाकों फसलें भी तबाह होंगे, हर चीज़ को तबाह करेंगे। आप कराची तो देखें, बेसिक हब है वहाँ पे इंडस्ट्री का, वहाँ पे काफ़ी लोग कारोबार ज़िंदगी मुतासर हुआ है। अब उसके लिए सबसे बड़ी बात ये, इतने अरसा दराज से हुकूमतें वहाँ चल रही थी, मुस्लिम लीग की हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, दोनों यही हुकूमतें ज़्यादा रही हैं, और उन्होंने भी कुछ नहीं किया कि आज वो रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं कि कराची डूब गया। और हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए था कि मतलब होता है कोई इलाके ऐसे होते हैं जो नशेबी इलाके, उनमें पानी आ जाता है। या ये तो आप यकीन करें कि मेरा खुद पीछे जाने का कराची इत्तफाक हुआ आज से 1 माह पहले, तो मेरे फ़्लाइट थी रात को 7:30 बजे, मैं होटल से निकला 5 बजे, तो आप यकीन करें मैं 11 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचा। मतलब पानी, ज़रा सी बारिश हुई थी। तो कराची का इतना बुरा हाल है कि इतने बुलंद बांग दावे करते हैं जो पुराने सीनियर हब है, लेकिन आप उसकी मैशत ही अगर जैम कर दें तो कमाएगा क्या? देखिए सीनियर हुक्मरान वहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने अरसा दराज से हमेशा दोनों पार्टियों ने हुकूमत की। वो अब हैरानगी की बात है, अब भी वो इस बात पे मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक दूसरे बातचीत फेंकते हैं। हालांकि देखिए सारी ज़िंदगी MQM पीपल्स पार्टी इन्होंने वहाँ हुकूमत की है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। ये तो कौम के लिए दावे तो बड़े करते थे। अब देखें, अब वो 18वीं तरमीम है, इसीलिए वो पीपल्स पार्टी के 18वीं तरमीम पे शोर मचा रहे हैं कि नहीं ख़त्म होनी चाहिए। क्यों? कि उन्हें पता है कि अब सूबों को जो अख्तियारात मिले हुए हैं, सारे फंड सूबों को जाते हैं, कहीं ये ना हो वापस वफाक के पास चले जाए और इन्हें मसाइल बने। डायरेक्ट फंड्स आने को उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं, उनके चेकअप एंड बैलेंस ही नहीं रहा। आज हालत ये है कि आप देखें, अभी वो मैं देख रहा था कि वो जो मलक वो उन्होंने बैरिया उन्होंने बनाया हुआ, वहाँ 6-6 फुट पानी है।
लोग जी। डूबे हुए हैं बिल्कुल, जी हर बिल्डिंगें जगह, डूबी लेकिन हैं। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पानी ने कारोबार भी तबाह किया है, लोगों के एतमाद को भी बिल्कुल ठेस पहुंचाई है। बहुत बड़ा मसला है कराची, हमारा जिंदगी मौशी यहाँ खत्म पे। हो मैं गई एक जी। चीज़ ज़रा गनी उस्मान साहब सर, दो चीज़ें, एक तो आपने खुद बयान किया बोल्टन मार्केट की सूरत हाल, हम टेलीविजन के जरिए भी देखते रहे, अपने दोस्तों से भी बात करते रहे। कराची की सूरत हाल में जब करोड़ों का नुकसान हो जाएगा तो यकीनी तौर पर जो बिजनेसमैन है उसके एतमाद को बड़ी ठेस पहुंचेगी, उसको माली नुकसान तो होगा होगा, फिर उसको मॉरली भी बहुत नुकसान होगा। गनी उस्मान साहब, गनी उस्मान साहब सर, अच्छा मेरा ख्याल है उनसे देखिए कुछ जैसे अभी राब्ता आपने कहा ना कि कराची में नुकसान हो जाएगा, नो डाउट कराची में तो नुकसान इस वक्त हो गया है, मगर देखिए ना अब इस नुकसान से हमें सीखना चाहिए। नो डाउट कि ये बारिश भी 40-50 साल के बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई है, मगर अभी हुकूमत को, सिंध हुकूमत को चाहिए और सेंटर को भी चाहिए कि इसका कोई राय अमल जल्दी से जल्दी तय करे। इतना आसान नहीं है कि वो 10-15 दिन में, महीने तक में हो जाएगा। इसके लिए तो साल, 2 साल, 3 साल की पॉलिसी चाहिए। और देखिए ना अब कराची वालों के लिए एक फैसिलिटी देनी चाहिए कि सबसे बड़ा सूबा है तो सिंध में जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, तो मेरे ख्याल में चाहिए कि हमारी फेडरेशन की भी डिमांड है कि हमारी है कि कराची वाले को टैक्सेस में कोई स्पेशल रिलीफ देना चाहिए। इस यही मेन। अब देखिए ना लोगों के नुकसान तो हो गए हैं, नुकसान का इजाला तो ऐसे नहीं है। और ये भी आप देखेंगे जो हमारी सिंध की गरीब आबादियां हैं, नो डाउट कि उनके लिए भी कोई स्पेशल फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उनके घर तो सबसे ज्यादा तबाह हो गए हैं। अच्छा मैं गनी उस्मान साहब, एक चीज़ ये हो गया, दूसरी तरफ सर ये एक वाहिद स्टॉक मार्केट है जो बेहतर परफॉर्म कर रही है। बाकी इस वक्त जो बिजनेस की सूरत हाल बारिश के बाद की है, मैं सिंध के अलावा भी बात करूं तो कोरोना की वबा से जैसे ही हम थोड़ा बाहर निकले अल्लाह अल्लाह करके तो मामला थोड़े ठंडे हैं। सर ये बताएं कि देखा गया कि पिछले हफ्ते के दौरान ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो सेक्टर है, वो सीमेंट सेक्टर, स्टील, इसमें बहुत दिलचस्पी ली लोगों ने, इसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? देखिए मैंने पहले भी कहा कि जो डिस्काउंट रेट थे, फेडरेशन की भी मुसलसल डिमांड थी और फेडरेशन ने मुसलसल, हमारे सदर अंजुम साहब ने बार बार कहा कि 13% में बिजनेस नहीं हो सकता, तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने उसको 13% से डिस्काउंट रेट को 7% किया। और लोग बैंकों में डिपॉजिट जो रखने जाते हैं वो 5% में बैंकर डिपॉजिट लेते हैं, 5-5.5% में, तो उन्हें नेट 3-3.5% मिलते हैं। तो लोगों का कल्चर, लोगों ने अपनी, व्यापारी लोग हैं कराची के लोग तो बड़े समझदार और बड़े व्यापारी लोग हैं, नो डाउट। पूरे पाकिस्तान के लोग अब पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में नए अकाउंट खोल रहे हैं और इनके पास स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बेहतर मौका है। और दूसरा, जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी दी है तो लोग रियल एस्टेट में और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी मेन वजह ये भी है। और आप ये देखें कि डिविडेंड यील्ड, अगर जो आप बैंक में 1 करोड़ रुपए 1 साल के लिए रखते हैं तो आपको 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज में आज की तारीख में भी है, मैं कंपनियों का नाम नहीं लेता हूँ, कि इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं कि आप 1 करोड़ रुपए अगर जो स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं तो कम से कम आपको 7 से 8 से 9 लाख रुपए डिविडेंड इनकम आपको मिल सकती है। तो लोगों को सोच चेंज हो रही है और हमारे स्टॉक एक्सचेंज के सब जो मेंबर्स भी है, टीआरसी होल्डर भी है, वो भी अपने अपने इन्वेस्टर को एजुकेट कर रहे हैं कि आप देखें यहाँ आपको इन्वेस्ट करने में ज्यादा बेनिफिट है। ये मेन वजह स्टॉक एक्सचेंज में ये है। अच्छा गनी उस्मान साहब, ये भी बताइएगा कि लोग थोड़ा घबरा भी रहे हैं इस बात से कि दोबारा मार्केट 40-41 के पास खड़ी है, तो क्या कहीं कोई हॉट मनी फ्लो वाला मामला तो दोबारा से नहीं दिखे रहा? देखिए ये हॉट मनी वाला मामला नहीं है। 53,000 से 25,000 मार्केट आई और आपने देखा कि 25,000 के आज की तारीख में 41,000 मार्केट है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब डिस्काउंट, जब इंटरेस्ट रेट 16% थे तो उस वक्त मार्केट गिरी थी, मेन वजह वो थी। आज इंटरेस्ट रेट कम है और मेरे ख्याल में अभी ये भी चाहिए कि हुकूमत को फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी में 1-8% डिस्काउंट रेट और कम करना चाहिए। 1% और कम करना चाहिए। मैं ज़ियाउद्दीन साहब से भी, ज़ियाउद्दीन साहब सर, जहाँ पर हम कारोबार की बात करते हैं वहीं पर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बताएं कि हैदराबाद बड़ा बेहतरीन रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मौजूद है, वहाँ पर गारमेंट्स फैक्ट्रीज भी हैं, वहाँ पर चूड़ी की सनत तो पूरे दुनिया में मशहूर है वहाँ की। लेकिन सर इस वक्त बिजली एक बहुत बड़ा बहरान, आप खुद भी बता रहे हैं, जैसा कि वहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर 100 होंगे तो 80 ख़राब हैं।
बिजली के बहरान ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया कारोबार को इस तमाम तर सिचुएशन में, कोरोना की वबा एक तरफ और उसके बाद बरसात की सूरत हाल एक तरफ। हाँ बिल्कुल आजम भाई, मैंने जैसे कहा कि पहले कोरोना ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया उससे ज्यादा नुकसान हमें हैस्को ने पहुंचाया। पूरे शहर को, पूरे डिवीजन को उन्होंने बर्बाद किया हुआ है। वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन जो सनतों को जो नुकसान है, जो ऑर्डर्स नहीं जा सके, जो उसके बाद जो लाइट की फ्लक्चुएशन है, उससे जो मशीनरी खराब हो रही है, लोगों की इक्विपमेंट खराब हो रहे हैं, मकसद है कि कोई सुनने वाला नहीं है। मैं मिर्जा साहब की एक, आपने शुरू में उन्होंने जो बताया कि कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ईज डूइंग ऑफ ईज बिजनेस में गए थे, उससे आप इनकी संजीदगी का अंदाजा लगा लें हुकूमत का कि अपनी मर्जी के मुकर्रिर बुला के और उन्होंने तकरीरें कर ली। आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई वजीर आजम या ये वजीर आजम साहब को ये पता नहीं होगा, ये हो नहीं सकता कि वजीर आजम साहब को ये पता नहीं होगा ये ड्रामा हो रहा है। अगर उनको तो फिर उनको वजीर आजम नहीं होना चाहिए। सारा उनकी बनाई हुई पॉलिसी के तहत हो रहा है। आप अभी उस्मान गनी साहब की बात कर रहे थे, जो टैक्स उसके हवाले से कंस्ट्रक्शन को इन्होंने जो रिलीफ दिया है, बैंक तो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। किसी बैंक में अगर कोई हमारे लोग गए हैं, मेंबर्स गए हैं, यार इस सर्विस के तहत हम ये सहूलत लेना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बैंकों ने तो उनको एंटरटेन नहीं किया। उनकी जो डिमांड है कोलेट्रल की, मार्कअप की, सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। मेरा सिर्फ कहना ही कि जो हमारे जनरल मसाइल है ना अरसलान भाई, वो पानी, बिजली, गैस, ये हम सिर्फ जर्नैल ही ठीक कर सकते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, मैं जिया साहब, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नमेंट से आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मुझे बताएं कि क्या एजुकेशन के लिए जो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, अगर जैसे लोगों का पड़ा पड़ा माल बारिश की नज़र हो गया, छोटे दुकानदार हैं, उनमें छोटे से मुराद वो 8-10 लाख का तो कम से कम सामान हर दुकानदार ने रखा होता है, उसका अगर सामान या माल बारिश की नज़र हो गया तो क्या इंश्योरेंस वाले मामला कुछ पता है लोगों को कि इंश्योरेंस करवानी चाहिए अपने माल की? क्या ये एजुकेट करता है? गवर्नमेंट नहीं कर रही तो क्या चेंबर ऑफ कॉमर्स ऐसा कुछ कर रहा है? सर इसका हमारे पास कल्चर नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज का कोई बहुत अच्छा किरदार हमारे यहाँ पे नहीं है ना। जो अगर गाड़ी लोग कराते हैं, आप छोटी सी मिसाल, किसी इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी अगर आपने इंश्योर कराई और 2 महीने बाद लग जाती है तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, 2-2 महीने, 3-3 महीने गाड़ी के बम्पर नहीं चेंज होता है। तो इसलिए अच्छी हमारे पास कोई रेपुटेशन इंश्योरेंस कंपनीज की नहीं है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को सरकारी सतह पे इनकरेज किया जाए, डोमेस्टिकली सतह पे इनकरेज किया जाए तो हमारे लिए ये हो सकता है, और बिजनेस कम्युनिटी को लाजमी कराना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। जिया भाई, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करें ब्रेक के बाद। मैं गनी उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, आपने हमें वक्त दिया और तमाम तर सूरत हाल, कराची की सूरत हाल पर भी आपने बात की और स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर बात की। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मिर्जा अब्दुल रहमान साहब, ज़ियाउद्दीन कुरैशी साहब और मलिक इमरान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मलिक इमरान साहब यंग एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप पे हम हमेशा बात करते हैं, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं और फिर देखते हैं कि नया कारोबार स्टैब्लिश करने के लिए कितने मसाइल आते हैं और कारोबार स्टैब्लिश करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, कैसे कर सकते हैं, उन्होंने किया है क्या, कौन सा कारोबार किया, ये भी आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। वेलकम बैक नाज़रीन। मिर्जा साहब, पहले मैं ज़रा इससे पहले कि मलिक इमरान साहब से थोड़ा सा इनके कारोबार पे बात करूं, आप मुझे बताएं सर, पेट्रोल की कीमत मुस्तरद हुई है, अच्छी खबर है सर, हेल्दी है? सर बात ये खबर तो अच्छी, मैं तो कहता हूँ कम होनी चाहिए, दुनिया में कम हो रही है, यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और देखिए कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि ये समझते हैं अदारे के जो पाकिस्तान की अवाम है ये बेवकूफ़ है। ये कहते हैं जी कि फ़लाँ मुल्क में इतने डॉलर का, अब इंडिया की मिसाल देते हैं, देखिए हमारे डॉलर और उसके डॉलर के रेट में बहुत फ़र्क है। हमारा देखे डॉलर जो है वो इस वक्त 170 रुपये का और उनका डॉलर जो है गालबन 80 रुपये के लगभग है, आधो पे चला गया। ये वो नहीं देखते, अगर पेट्रोल वो $1 का वहाँ बिक रहा है तो ये उनकी रुपये की कीमत जो है वो 80 रुपये है, हमारा 160 रुपये है, 70 रुपये है। इन चीज़ों को देखते हुए आवाम के ऊपर इतना बोझ डाला जा रहा है। देखिए असल वजह यह हुकूमत की आमदनी के ज़राए कोई नहीं,
हुकूमत को कोई रास्ता नहीं आता, वो कहती है भाई ये टैक्स बढ़ा दो, इस पे आवाम बोलते नहीं, आवाम बेचारे थोड़ा सा शोर खामोश हो जाते हैं। यही मेन वजह है जिसकी वजह हुकूमत दिन ब दिलेर होती जाती है। जब तक देखिए अपोजिशन या हुकूमती अदारे या सियासतदान या इस बात पे नहीं आएंगे, एक स्टेक पे नहीं आएंगे कि ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए, इस टैक्स को कम किया जाए। पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो जाता है, ये करेंगे। सही कह रहे हैं, उस पर टैक्स का वाला मामला तो इस पर तो इंशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि हम सारे मिलकर कोई एक प्रोग्राम भी करें, थोड़ा आप लोगों से भी सीखने का मुझे मौका मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या मामला है। मैं मलिक इमरान साहब, कैसे हैं? इमरान, आप कारोबार करते हैं, आपने अपने कारोबार को इस्टेब्लिश किया है, बहुत अच्छे तरीके से कारोबार चल रहा है फैंसी बर्ड्स। पहले तो बताएं ज़रा हमारे सुनने वालों के लिए भी कि क्या कारोबार है फैंसी बर्ड्स का और कैसे कारोबार शुरू किया और कितने बेहतर तरीके से कारोबार इस वक्त चल रहा है। सर बेसिकली मैंने ये कारोबार 12th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया था। उस वक्त में बेसिकली मेरी इन्वेस्टमेंट थी तो 5000 थी। अभी इंशाल्लाह मुझे 7 साल हो गए हैं और इस वक्त मेरे पास बर्ड्स की तादाद और ओवरऑल फैंसी बर्ड्स, पैरट्स, कबूतर 1000 से अबव है। अगर आप माशी तौर पे देखी जाए तो ये बड़ा बेहतर इस टाइम पे आपके लिए बिज़नेस है। किसी भी घर के अंदर आप बर्ड्स को आसानी से पाल सकते हैं। अगर आप गोल्डन मिस्ट्री का देखते हैं, अंडा आपको पड़ता है, अगर आप सेल भी करते हैं तो 20 रुपीज़ का सेल होता है। लेकिन अगर आप देखें, आप किसी भी जो फैंसी बर्ड का छोटा अंडा भी हो 60 रुपीज़ का आपकी सेल होता है। और आपके उसके बाद कॉस्टिंग जो आती है मैक्सिमम 10 to 20 रुपीज़, या बहुत अच्छा भी आप खाना उसे खिलाए ना तो 15 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है उसकी कॉस्टिंग। तो एज अभी जो माशी हालात चल रहे हैं लोगों के घरों में, खाना नहीं है, रोटी नहीं है, लेकिन इस मामले के अंदर ये जो बिज़नेस है छोटे लेवल के ऊपर हर बंदा अपने घर के अंदर आसानी से कर सकता है। छोटे पैमाने पे स्टार्ट करे, एक से या 2 ब्रीड रख ले अपने पास। सेकेंडली इस बिज़नेस के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है आपकी मार्केटिंग। आपकी मार्केट वैल्यू क्या है? अगर आप अपने ब्रीड को अगर अच्छी ब्रीड अपने पास रखते हो और गुड प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं, आपके मार्केट में अच्छा नाम होता है, तो आपके पास लोग खुद ही चल के आपके पास आते हैं। और सेकेंडली मैं थोड़ा बहुत ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। आप इंटरनेशनल तौर पे देखें, चाइना के अंदर हर साल 2 दफ़ा आपके तो फेस्टिवल्स होते हैं बर्ड्स के, जिस पे वो पूरी दुनिया से बर्ड्स मंगवाते हैं, उसे चेक करते हैं, उनको एक वाहवाही के लिए इनाम भी दिए जाते हैं। उससे उनको फ़ायदा ये होता है कि वो इंटरनेशनल तौर पे जितने भी उनके पास बर्ड्स दुनिया के अंदर मौजूद हैं और मुख्तलिफ मिक्स ब्रीड्स भी जो आती हैं उसको वो चेकआउट कर लेते हैं। उसकी बेसिस पे वो अपने आने वाले कल के बारे में या उन्हें ब्रीड्स कौन सी नेक्स्ट जनरेट करनी है उस पे वो काम करते हैं। आप एक छोटे सा मुल्क है अमेज़ॉन इंटरनेशनल तौर पे बर्ड्स के लिए बड़ा मशहूर है। उसकी 70 to 80% मईशत जो है ना वो इन्हीं बर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। हम अगर चाहें हमारी सब मईशत सिर्फ और सिर्फ हमारी मेन एग्रीकल्चर और कुछ ना कुछ टेक्सटाइल वगैरह में आपको कर रही है। अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट दे, इन बर्ड्स के और या ब्रीडर्स को सपोर्ट दे, तो हमारी एक मईशत बड़ी स्ट्रॉन्ग। अच्छा ये बताएं, आपको कितनी मुश्किल हो रही है इस कोरोना की वबा के फिर बाद, कितना मामला बनाएं? सर इंटरनेशनल वैसे भी आपको पता है घर के अंदर एक प्रॉब्लम चल ही रही है, तो एक फैंसी बर्ड एक साइड बिजनेस टाइप है। जब लोगों के पास खुद खाने कुछ नहीं होगा तो ऑलमोस्ट कोई भी परचेज नहीं करेगा। ये बात तो परचेजिंग आपकी बहुत पहले से बहुत स्लो हो गई है। अच्छा, पहले से बहुत कम हुई है। हाँ जी। और सेकेंडली हमारी एक्सपोर्ट भी उस तरह जा नहीं रही। हमारी एक्सपोर्ट एक अच्छी खासी पाई जाती थी, अब वो एक्सपोर्ट भी उस तरह जा नहीं रही। और सेकेंडली हमारी इंपोर्ट भी रुकी हुई है। अगर आप बाहर से ब्रीडर बर्ड नहीं लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम ब्रीडर बर्ड हम लोग ब्रीड बना के हम बाहर बेच सकें। हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है जिसके अंदर पैरट के हम 4 क्लचेस लेते हैं, मतलब 4 ब्रीड्स लेते हैं। इंटरनेशनल तौर पे 1 या 2 क्लचेस लेते हैं। अगर हम बाहर से कोई बर्ड हम नहीं लेंगे, हमारे पास न्यू ब्रीड्स नहीं आएंगी, हम एक्सपोर्ट क्या चीज़ को करेंगे? हमारे पास न्यू क्लचेस बनेंगे, न्यू बर्ड्स होंगे, हम फिर उधर हम एक्सपोर्ट से कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा ज़रा ज़ियाद साहब से भी। ज़ियाद साहब, सर आप कुछ बात कर रहे थे, हम ज़रा इसके इंश्योरेंस वाले मामले पर, सर क्या मामला है फिर ज़रा इस पर भी हमें बताएं। और फिर इस वक्त की जो सिचुएशन अब पानी की आप बताएं हैदराबाद में क्या है, बिजली आपने बता दी, दुकानदार क्या कह रहे हैं सर? चेंबर ऑफ कॉमर्स ने क्या मीटिंग्स की हैं कुछ गवर्नमेंट हलकों के साथ कि कोई बेहतरी के लिए, कोई आसानी के लिए, कुछ छोटे कारोबारी तबके के लिए कोई उनको सपोर्टिव हैंड दे? जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं। स्टेट बैंक के साथ भी हमने और सिंध गवर्नमेंट को भी हमने लिखा है। अभी सिंध हुकूमत ने कोई तकरीबन कुछ इलाकों को आफत ज़दा करार दे, उसमें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। उसके हवाले से मतलब देखें कुछ होप है। बाकी इंश्योरेंस की मैं जो आपको कह रहा था उसमें हमारे एजुकेशन में इंश्योरेंस के हवाले से हेल्थ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि
हेल्थ इंश्योरेंस अगर हुकूमत लाजमी कर दे हर पाकिस्तानी के लिए, एक बड़ा बर्डन हुकूमत की सेहत के शोबे से हुकूमत का खत्म हो सकता है। बल्कि हर नई सनत, घर, कारोबार के आगाज के लिए इंश्योरेंस को लाजमी करार देना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। दुनिया में सिलसिला राइज कोई नई बात नहीं है। अमेरिका में खास तौर पर आप देखें हर चीज इंश्योर्ड है, इवन आपको मोबाइल फोन भी इंश्योर्ड है। लेकिन हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। हुकूमत अगर अपने माईशत पे से अपने बर्डन कम करना चाहती है तो हर शोबे में इंश्योरेंस को राइज करे। तो जो भी लोग अपना कारोबार करें, जो छोटे दुकानदार हैं, अब उनको कम से कम बैंक तो लोन नहीं देगा। अगर उसके पास अगर उसको 10 लाख रुपए चाहिए, उसको कम से कम 20 लाख रुपए कोलेटरल कहाँ से लाएगा? वो तो ऑलरेडी डूब गया उसके पास। ये सारी चीजें करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हुकूमत के लिए सिंसियर होना बहुत जरूरी है। अभी आपने नवीद दी है कि भाई पेट्रोल की कीमतें खत्म हो गई हैं और हम बात कर रहे थे ईज डूइंग ऑफ बिजनेस की। एक्चुअली हुकूमत ईज बिजनेस कर रही है, अपने आराम के साथ इजी मनी कलेक्शन के लिए पेट्रोल पे पैसे बढ़ा देती है, उसको रातों रात अरबों रुपए बढ़ जाते हैं। ठीक तो है। हमारी जो सूरत हाल है, हमारी तो कोशिश ये है कि किसी तरह से कि हालात अच्छे हों, हुकूमत की जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी अच्छी हो सर जाए। पॉलिसी अभी तो तिजारती पॉलिसी का कोई अता पता ही नहीं है, एक लंबा अरसा हो गया, अभी भी उसके लिए वक्त मांग लिया। ये आपने सही जाने में इशारा कर दिया। मिर्जा साहब ज़रा मुझे ये बताएं, FPCCI फिर पूरे पाकिस्तान के चेंबर ऑफ कॉमर्स में, इसीलिए हैदराबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, आप बैठे हैं FPCCI से। सर जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ लेवल्स पर इंश्योरेंस होती हैं, लेकिन जो कराची की सिचुएशन हुई उसकी सिचुएशन को देखते हुए इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? असल बात है, जैसे ज़िया साहब कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे मुल्क में ना ये इसका रुझान नहीं है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस वही लोग पाकिस्तान में कराते हैं जिन्हें कोई मजबूरी होती है, मसलन बैंक से उन्होंने रनिंग फाइनेंस लिया हो या बैंक का कर्जा लिया हो, इस किस्म के अदारों से ना। लेकिन वो भी ये होता है, अब जैसे गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के किसी बैंक से लेते हैं तो इंश्योरेंस मस्ट होती है। लेकिन इस मुल्क में रवाज ये है कि अगर आप गाड़ी आपकी लग जाती है तो इंश्योरेंस वाला आखिर तक कोशिश करता है कि आपको पैसे ना दे भी तो किसी घटिया सी वर्कशॉप पे ले जाए, वहाँ से ठीक करा दे। इसी तरीके से जो बैंक्स जो इंश्योरेंस कंपनियों का चुनाव करते हैं वो भी करते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख देते हैं, 1 लाख आपसे इंश्योरेंस लेते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 देते हैं, 50-50 रखते हैं। जो ट्रैकर कंपनियां लगाती है उससे भी बैंक ऐसे करता है कि अगर 15,000 का महीने का ट्रैकर है तो उसको 5,000 देगा, 10,000 हर जगह मोनोपोली एक हर जगह मौजूद होती है। असल बात यह देखें, हम इंडस्ट्रियल लोग हैं, हमारा भी ये प्रॉब्लम होता है। हमारा भी हमारे रॉ मटेरियल आते हैं, इंश्योर्ड होते हैं, खुदा न खास्ता अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, इंश्योरेंस से पैसा लेना बहुत ही जंग जो मतलब ये मुश्किल काम है, इसलिए लोग थोड़ा ज्यादा घबराते हैं। असल बात नहीं, असल बात देखें ना कि इंश्योरेंस में आप कराएंगे वो 100 बातें। देखें मैं बताऊं, आप कराची वालों को सबसे बड़ा मसला ये होगा, अगर इन्होंने बैंक्स, किसी ने रनिंग फाइनेंस है, बैंक लोन है, तो उन्होंने इंश्योरेंस कराई है, तो सबसे पहले बैंक उन्हें कहेगा भाई आपका ये पानी का सैराब का तो बात ही नहीं थी, आपने कराई है जनाब अली, आग की कराई है, आपने कराई है चोरी की, या फिर बिल्डिंग हाँ वो है ही नहीं, तो इसलिए हम नहीं देंगे। ये बहुत प्रॉब्लम है। बात यह है कि देखिए दुनिया में आप जब जहाज़ में यहाँ से बैठते हैं, यूरोप में कहीं भी जाए, पहले आपको इंश्योरेंस करा के जाना पड़ता है। जितने दिन आप यहाँ से नहीं, कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस होती है और वो इंश्योरेंस करा के आप जाएंगे तब आपको जहाज़ में बैठने दिया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में ये है कि इस चीज़ का रुझान भी नहीं है और लोग भी नहीं चाहते। लोग भी कहते हैं क्या जो, फिर हमारे कुछ थोड़ा सा मजहबी टच भी आ जाता है। कुछ कहते हैं जी इंश्योरेंस का पैसा अच्छा नहीं होता, इंश्योरेंस नहीं कराएं। सर वो भी दुरुस्त है, लेकिन एक बड़ा मसला जो आपने एक जानिब इशारा किया ना, वो ये है कि इंश्योरेंस करवाने से इसलिए डरते हैं कि लोग कहते हैं हमारा पैसा फंस जाएगा, निकलेगा नहीं। इमरान अग्री करते हैं इस बात से? आप नया यंग हैं, बिल्कुल कारोबार कर रहे हैं। बेहतर मैं इससे अग्री लाजमी करता हूँ, लेकिन अब देखें ना कि लाइफ स्टॉक का जैसे वर्क है, लाइफ स्टॉक में कभी भी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ स्टॉक को कभी भी नहीं देती इंश्योरेंस। अगर दे भी दे तो उसके अंदर ये कहती है कि जी आपका कोई ना कोई हिंस या कोई ना कोई चीज़ें उसमें निकाल देती हैं। आप उसमें तो है सब, ये बात तो नहीं इनके पास सही है, लेकिन मैं कंट्रोल शेड है ना, हमारे कंट्रोल शेड उनमें इंश्योरेंस है, क्योंकि बैंक का कर्जा आता है। लेकिन पता क्या है, उन इंश्योरेंस इतना हाई है कि बंदा अफोर्ड नहीं करता। ये बात भी सर, अगर आपका बर्ड, अगर आप फ्लॉग डाली हुई, आपका बर्ड आपका पूरा डैमेज हो जाता है, वो कहता है जी आपकी बर्ड किसी बीमारी से मरा है, उस पर इंश्योरेंस हमारी नहीं है, बर्ड आपको पूरा लाख का फ्लॉक आपको चला जाता है, उस पर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम ही नहीं ले सकते। वहाँ से आपने इनको इतना ज़्यादा पे किया हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी नहीं पे करती। आप बैंकों के धक्के खाते रहते हैं, उसके बाद आप कोर्ट में जाते हैं। ये देखें आप मिर्जा साहब, ये इमरान, इसको आपको ज़रा बात कंप्लीट करें तो मैं फिर एक आगे भी इस पे बात करूँ आपसे। आप गवर्नमेंट को वैसे इस साइड में चाहिए कि गवर्नमेंट कोई ना कोई एक ऐसा पाथ वे बनाए
लाइफ स्टॉक के लिए भी और दीगर बिजनेस के लिए भी कि इंश्योरेंस क्लेम करना हमारे लिए आसान हो जाए, हमें बार बार बैंकों के और अदालत के धक्के ना खाने पड़े। ये डर ना हो कि भाई इंश्योरेंस करेंगे तो हमें पैसे ही हमारे नहीं मिल रहे। असल बात यह है ना जी कि देखिए इंश्योरेंस हमारे मुल्क में कराता ही वो जो मजबूरन कराता है, कोई बंदा जो है खुद अपने तौर पे नहीं कराने के तैयार होता। अच्छा, मैं एक बस आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया मैं कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने आज बहुत सारी बात की। ज़िया साहब एक छोटा सा कमेंट चाहिए सर, जो हमारी एक्सपोर्ट हैं उस पर अखराजात बढ़ रहे हैं, चूँकि उसका जो माल बर्दारी है उस पर पैसे बढ़ रहे हैं, 11.16% इजाफा हुआ है कीमतों में, तो इसकी वजह से भी एक्सपोर्ट पे नुकसान पहुंच रहा। जाहिर है हम महंगी चीज़ भेज रहे हैं बाहर। सर ओवरऑल कॉस्टिंग पे फर्क आ रहा है ना, इसलिए महंगी चीज भेज रहे हैं। इसमें तो हुकूमत को जब तक रिलीफ नहीं देगी, जब तक रिलीफ नहीं देगी गवर्नमेंट, उस वक्त तक काम नहीं बनेगा सर। हुकूमत को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर हुकूमत 1 रुपए देगी तो उसको रिफंड में 100 रुपए मिलेंगे एक्सपोर्टर्स की तरफ से ज़राए मुबादला की सूरत में, लेकिन हुकूमत अगर उसको नहीं करेगी तो फिर वो नहीं होगा पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक नायब सदर इस हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब ज़ियाउद्दीन कुरैशी साहब मौजूद थे, FPCCI के चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल रहमान साहब मौजूद थे, यंग एंटरप्रेन्योर मलिक इमरान साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। इंशाल्लाह जुमे के रोज़ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।